Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to continue with our lectures of non-antibiotic antimicrobial agents. We were discussing different biocides and different mechanisms by which biocides can enter into the bacteria and they can kill them or produce biocidal effect or biostatic effect, and what are the different mechanisms which are responsible for development of resistance against biocides. So we have discussed already different parts of the bacteria and microorganism. Now we are discussing bacterial spores and how they are resistant or how they are sensitive to the biocides. Bacterial spores of genera Bacillus and Clostridium are invariably the most resistant of all types of bacteria to biocides. मीन्स के अगर हम बेसिलाई को देखें, क्लॉस्ट्रीडियम देखें, दे आर स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड देयर स्पोर्स आर हाईली रेजिस्टेंट टू मोस्ट ऑफ द बायोसाइड्स. मैनी बायोसाइड्स फॉर एग्जांपल बाइजोनाइड्स जिसमें क्लोरहेक्सिडीन है एंड क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स विल किल और एट लो कंसनट्रेशन बी बैक्टीरियोस्टेटिक, यानी इसको किल करेंगे, और अगर लो कंसनट्रेशन पे ये बाइजोनाइड्स या QACs से एक्सपोजर होगा तो इन पर ये बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट डालेगा टू नॉन स्पोरुलेटिंग बैक्टीरिया बट नॉट बैक्टीरियल स्पोर्स. मीन्स के ये जो स्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं ये इनके बैक्टीरिया को तो इस बैक्टीरिया पे तो बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट या बायोसाइडल इफेक्ट डाल सकता है, लेकिन इसके स्पोर्स को किल नहीं करेंगे. अदर बायोसाइड्स सच एज अल्कलाइन ग्लूटाराल्डिहाइड आर स्पोरिसाइडल. तो अल्कलाइन ग्लूटाराल्डिहाइड दरअसल स्पोरिसाइडल है, ऑल्दो हायर कंसनट्रेशन फॉर लॉन्गर कॉन्टैक्ट पीरियड मे बी नेसेसरी देन फॉर बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट. मीन्स के ग्लूटाराल्डिहाइड की कंसनट्रेशन भी ज़्यादा हो और एक्सपोजर भी स्पोर्स के साथ ज़्यादा देर के लिए रखा जाए, तब जाके वो स्पोरिसाइडल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज स्पोरिसाइडल इफेक्ट नहीं आएगा. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड. Spore structure. If we talk about the spore structure, a typical bacterial spore has several components. Number one, the germ cell or the protoplasm or the core of the spore, and germ cell wall are surrounded by the cortex, और जो इसकी जो germ की जो cell wall है that is surrounded by cortex, external to which are the inner and outer spore coats. और cortex के बाहर outer spore coat है और inner उसके अंदर internal side पे inner coat है. An exosporium is present in some spores but may surround just one spore coat. कुछ में एक्सोस्पोरियम भी प्रेजेंट होती है कुछ स्पोर्स में जो कि सराउंड कर रही होती है स्पोर कोट पे, यानी ये एक और लेयर होती है. द प्रोटोप्लास्ट इज द लोकेशन ऑफ RNA, DNA और डिपीक्लोनिक एसिड DPA एंड मोस्ट ऑफ द कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीज एंड फॉस्फोरस प्रेजेंट इन द स्पोर. प्रोटोप्लास्ट जो होता है इसमें उसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है, स्पोर का RNA, DNA या डिपीक्लोनिक एसिड, इसके अलावा कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीज, फॉस्फोरस. ऑल्सो प्रेजेंट आर सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट बेसिक प्रोटीन. कुछ अच्छी खासी मकदार में सब्सटेंशियल अमाउंट में लो मॉलिक्यूलर वेट बेसिक प्रोटीन्स होती हैं. द स्मॉल एसिड सॉल्युबल स्पोर प्रोटीन्स सैप्स विच आर रैपिडली डिग्रेडेड ड्यूरिंग जर्मिनेशन, यानी जब ये स्पोर से दोबारा बैक्टीरिया जर्मिनेट होता है तो फिर ये डिग्रेड हो जाते हैं. The cortex consists largely of peptidoglycan. और cortex basically किस चीज़ का बना होता है, peptidoglycan. Some 45 to 60% of the muramic acid, और इस peptidoglycan में 45 से 60% muramic acid residue होता है, not having either a peptide or an acetyl substituent, यानी muramic acid में an acetyl substituent नहीं होता, but instead forming an internal amide, और internal amide बनाते हैं known as muramic लैक्टिम. इनको म्यूरेमिक लैक्टिम भी कहते हैं. द कॉर्टिकल मेम्ब्रेन, यानी कॉर्टेक्स की जो मेम्ब्रेन है, जर्म सेल वॉल भी जिसको कह रहे हैं, प्राइमोर्डियल सेल वॉल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमोर्डियल सेल वॉल, इज ए डेंस इनर लेयर, एक डेंस इनर लेयर है ऑफ द कॉर्टेक्स दैट डेवलप इनटू द सेल वॉल से ही डेवलप होती है, ऑफ द इमर्जेंट सेल व्हेन द कॉर्टेक्स इज डिग्रेडेड ड्यूरिंग जर्मिनेशन. तो ये इसमें से इमर्ज जब होती है जब कॉर्टेक्स जो है वो डिग्रेड होता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन, यानी जब सेल दोबारा जर्मिनेट करने के लिए तैयार हो जाता है, स्पोर से वो दोबारा बैक्टीरिया में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है. टू मेम्ब्रेन्स, द इनर एंड आउटर, 4 स्पोर मेम्ब्रेन्स सराउंड
द 4 स्पोर ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन है कॉर्टेक्स की, वो फिर मेम्ब्रेन जो है वो सराउंड जो होती है ड्यूरिंग जर्मिनेशन, वो फिलहाल जो है वो इसी तरह से सराउंडिंग में रहती है। द इनर 4 स्पोर मेम्ब्रेन इवेंचुअली बिकम द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो बिलाखिर फिर बाद में कन्वर्ट हो जाती है बैक्टीरिया की साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में ऑफ द जर्मिनेटिंग स्पोर, वेयर एज द आउटर 4 स्पोर मेम्ब्रेन परसिस्ट इन द स्पोर इंटेग्यूमेंट्स, और आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो फिलहाल स्पोर इंटेग्यूमेंट्स में यानी वहाँ के जो प्रोटीन्स हैं उसमें मौजूद रहती है। द स्पोर कोट मेकअप ए मेजर पोर्शन ऑफ द स्पोर, और स्पोर कोट जो होता है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है स्पोर का, कंसिस्टिंग मेनली ऑफ प्रोटीन विद स्मॉलर अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड एंड पॉसिबली लार्ज अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस। तो ना सिर्फ उसमें प्रोटीन मौजूद होता है बल्कि स्मॉलर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा लिपिड्स एंड लार्ज अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस भी मौजूद होता है। द आउटर स्पोर कोट कंटेन द अल्कली रेजिस्टेंट प्रोटीन फ्रैक्शन, तो आउटर स्पोर कोट में अल्कली रेजिस्टेंट प्रोटीन फ्रैक्शन है यानी अल्कली से डैमेज नहीं होता, एंड इज एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ डाईसल्फाइड रिच बॉन्ड, और उसमें डबल सल्फाइड बॉन्ड मौजूद होते हैं, रिच बॉन्ड्स मौजूद होते हैं जो कि उसकी अल्कलिनिटी को और ज़्यादा बढ़ा रहे होते हैं। द अल्कली सॉल्युबल फ्रैक्शन, यानी ये अल्कली रेजिस्टेंट यानी ये डाईसल्फाइड की वजह से द अल्कली सॉल्युबल फ्रैक्शन इज फाउंड इन द इनर स्पोर कोड, वहाँ पर भी होते हैं, एंड कंसिस्ट प्रीडोमिनेंटली ऑफ एसिडिक पॉलीपेप्टाइड, और उसमें एसिडिक पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं विच कैन बी डिसोसिएटेड टू देयर यूनिट कंपोनेंट, पर वो अपने यूनिट कंपोनेंट में ब्रेक डाउन हो जाते हैं बाय द ट्रीटमेंट ऑफ सोडियम डोडिकाइल सल्फेट, सोडियम डोडिकाइल सल्फेट से वो वहाँ पर डिसोसिएट हो जाते हैं अपने यूनिट कंपोनेंट में। नाउ स्पोर डेवलपमेंट एंड रेजिस्टेंस, स्पोर डेवलपमेंट को स्पोरुलेशन भी कहते हैं। रिस्पॉन्स टू बायोसाइड डिपेंड अपॉन द सेल्यूलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, बायोसाइड का सेल पर क्या इफेक्ट होगा ये डिपेंड करेगा कि वो सेल उस वक्त किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे। स्पोरुलेशन ए प्रोसेस इन विच बैक्टीरियल स्पोर डेवलप, जैसे मैंने बताया कि स्पोरुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरियल स्पोर डेवलप होता है फ्रॉम ए वेजिटेटिव सेल, यानी बैक्टीरियल सेल से कन्वर्ट होकर स्पोर बनता है। इन्वॉल्व्स 7 स्टेजेस, स्टेज 1 to स्टेज 7, ऑफ दीज स्टेज 4 to 7 जिसमें कॉर्टेक्स एंड कोट डेवलपमेंट होता है आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रिलेशन टू द डेवलपमेंट ऑफ बायोसाइड रेजिस्टेंस, यानी स्टेज 4 से लेके 7 तक जिस वक्त कॉर्टेक्स और कोट डेवलपमेंट होता है तो उस वक्त ये स्पोर हाईली रेजिस्टेंट हो जाता है विथ डिफरेंट बायोसाइड्स। रेजिस्टेंस टू बायोसाइड एजेंट डेवलप ड्यूरिंग स्पोरुलेशन एंड मे बी एन अर्ली, इंटरमीडिएट और लेट और वेरी लेट इवेंट। जो रेजिस्टेंस बायोसाइड से डेवलप होनी शुरू होती है वो अर्ली डेवलप रेजिस्टेंस भी हो सकती है, इंटरमीडिएट भी हो सकती है, और लेट और वेरी लेट रेजिस्टेंस भी डेवलप हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, रेजिस्टेंस टू क्लोरहेक्सिडीन अकर एट एन इंटरमीडिएट स्टेज, यानी इसका मतलब है अर्ली स्टेज पे क्लोरहेक्सिडीन इस पर स्पोरिसाइडल इफेक्ट डेवलप प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन इंटरमीडिएट स्टेज पे अगर ये पहुंच चुके हैं स्पोर तो फिर ये इसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप करना मुश्किल है। एंड अबाउट द सेम टाइम एज द हीट रेजिस्टेंट, यानी इंटरमीडिएट स्टेज पे ही स्पोर हीट रेजिस्टेंस पे भी चले जाते हैं। वेयर एज डिक्रीजिंग ससेप्टेबिलिटी टू ग्लूटाराल्डिहाइड इज ए वेरी लेट इवेंट, और ग्लूटाराल्डिहाइड पर से ये रेजिस्टेंट जो होते हैं वो वेरी लेट इवेंट पर यानी वेरी लेट स्टेज पर लाइक स्टेज 7 तक पहुंचता है जब ये स्पोर, तब जाके ये ग्लूटाराल्डिहाइड से स्पोर्स रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। नाउ मैच्योर स्पोर्स एंड रेजिस्टेंस, स्पोर कोट्स, स्पोर कोटलेस फॉर्म्स produced by treatment of spores under alkaline condition with UDS यानी यूरिया प्लस डाईथायोथ्रीटॉल प्लस सोडियम लॉराइल सल्फेट, UDS इसको कहते हैं, तो उससे ट्रीट करते हैं सोडियम कोटलेस फॉर्म्स यानी स्पोर कोटलेस फॉर्म, यानी स्पोर की कोट को जो कोटिंग है उसको रिमूव करते हैं हम UDS के ज़रिए। have been of value in estimating the role of coat in limiting access of biocide to their target site, क्योंकि UDS से ट्रीट करने के बाद जब ये स्पोर जो है कोट लेस हो जाता है यानी इसकी कोटिंग रिमूव हो जाती है तो फिर बायोसाइड इस पर इफेक्टिव हो जाता है। लेकिन दिस ट्रीटमेंट रिमूव्स ए सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पोर कॉर्टेक्स ऑल्सो, और इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट UDS से यानी यूरिया प्लस डाईथायोथ्रीटॉल प्लस सोडियम लॉराइल सल्फेट से स्पोर कोड भी काफ़ी हद तक कुछ अमाउंट उसका भी रिमूव हो जाता है। द अमाउंट ऑफ कॉर्टेक्स रिमेनिंग कैन बी फर्दर रिड्यूस बाय
सब्सिक्वेंट यूज़ ऑफ लाइसोसाइम्स और फिर लाइसोसाइम एंजाइम यूज़ करें तो रिमेनिंग कॉर्टेक्स भी रिमूव हो जाता है. द स्पोर कोट्स have an undoubtable role to play in conferring resistance of spores to the biocides. The cortex also act as a barrier to some extent. तो यानी इससे ये एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि ये जो यूडीएस से हमने स्पोर कोट को रिमूव किया और फिर उसके बाद लाइसोजाइम से ये कॉर्टेक्स को रिमूव किया तो फिर वो मैच्योर स्पोर भी डिग्रेड यानी डिग्रेड हो गया. तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि स्पोर कोट जो है अगर उसको यूडीएस से ट्रीट नहीं करेंगे यानी उसका कोट उसकी आउटर कोटिंग मौजूद होगी, कॉर्टेक्स मौजूद होगा, तो दैट विल बी एक्ट एज ए बैरियर एंड कॉर्टेक्स विल आल्सो एक्ट एज ए बैरियर टू मैनी बायोसाइड्स. और ये वो दो रीज़न है स्पोर कोट और कॉर्टेक्स जो कि बायोसाइड से रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे होते हैं. इसके अलावा सैस्प्स यानी स्मॉल एसिड सोलेबल स्पोर प्रोटीन्स comprising about 10 to 20% of protein in the dormant spore exist in two forms, alpha and beta फॉर्म्स एंड गैमा फॉर्म्स. यानी अल्फ़ा बीटा फॉर्म्स में होंगी यानी अल्फ़ा और गैमा फॉर्म में होंगी या तो ये या फिर बीटा और गैमा फॉर्म में होंगी. यानी ये दो फॉर्म में ये सेप्स प्रोटीन्स मौजूद होंगी. अच्छा, ये प्रोटीन क्या है? कंसिस्ट अबाउट 10 to 20% ऑफ प्रोटीन इन द डॉर्मेंट फॉर्म. ठीक है, दैट दे आर कॉल्ड एसिड सॉल्युबल स्पोर प्रोटीन्स. दे आर एसेंशियल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ स्पोर रेजिस्टेंस. ये जो है वो इंपॉर्टेंट है, यानी स्पोर रेजिस्टेंस को डेवलप करने में इनका भी अपना रोल है. टू किस चीज़ से रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं? टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ये स्पोर्स डैमेज ना हो, बायोसाइडल एक्टिविटी ना आए. एंड ऑल्सो अपीयर टू बी इन्वॉल्व इन रेजिस्टेंस टू सम बायोसाइड्स, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन परऑक्साइड. तो हाइड्रोजन परऑक्साइड से भी जो रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं स्पोर, वो भी इसी सैस्प प्रोटीन्स यानी स्मॉल एसिड सेल्युबल स्पोर प्रोटीन की मौजूदगी की वजह से ही होता है. स्पोर्स विच कंटेनिंग अल्फ़ा और बीटा डेफिशिएंट यानी वो स्पोर्स जिसमें अल्फ़ा और बीटा यूनिट्स इसके नहीं होते फॉर्म्स, या अल्फ़ा बीटा टाइप सेप्स आर मच मोर परऑक्साइड सेंसिटिव देन आर वाइल्ड टाइप नॉर्मल स्पोर्स. यानी स्पोर्स वो स्पोर्स जिसमें ये अल्फ़ा बीटा जो प्रोटीन है वो नहीं होती, तो दे आर वेरी सेंसिटिव टू हाइड्रोजन परऑक्साइड कंपेयर टू वाइल्ड टाइप जिसमें अल्फ़ा और बीटा सब यूनिट मौजूद होते हैं और गैमा यूनिट मौजूद होती हैं यानी इन सेस्प प्रोटीन के. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेस्प प्रोटीन जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ स्पोर एंड डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. क्योंकि ये साबित हुआ कि जिन स्पोर्स में अल्फ़ा और बीटा यूनिट यानी ये सेस्प प्रोटीन्स नहीं होती, दे आर सेंसिटिव टू परऑक्साइड बायोसाइड्स यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड से सेंसिटिव होते हैं. It has been proposed that in wild type spores DNA is saturated with alpha and beta types, क्योंकि wild type में DNA में बहुत ज़्यादा alpha और beta type proteins होती हैं, cells होती हैं. And is thus protected from free radical damage, और इस वजह से ये free radical damage से बच जाती हैं यानी peroxide से बच जाती हैं और हाइड्रोजन peroxide इसको डैमेज या किल या इस पर बायोसाइडल एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं कर पाता. नाउ जर्मिनेशन, आउटग्रोथ एंड ससेप्टिबिलिटी. यानी अगर स्पोर जो है वो जर्मिनेशन करना शुरू कर दे. ड्यूरिंग जर्मिनेशन एंड और आउटग्रोथ सेल्स रीगेन देयर सेंसिटिविटी टू एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स. क्योंकि अब ये वापस बैक्टीरियल सेल में कन्वर्ट हो रहा है, तो अब इस जो क्योंकि स्पोर तो रेजिस्टेंट था लेकिन अब ये बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया, तो ये बायोसाइड से यानी एंटी बैक्टीरियल एजेंट से सेंसिटिविटी दोबारा इसने रीगेन कर लिया. Some inhibitors act at the germination stage, for example phenolics, parabens, whereas others such as chlorhexidine and the QACs do not affect germination but inhibit outgrowth. तो इसमें से जो कुछ जो इन्होंने बायोसाइड्स का तस्करा किया, फिनोलिक्स, पैराबीन, ये जर्मिनेशन स्टेज को इनहिबिट करते हैं यानी इसी स्टेज पर ही सेल को किल कर देते हैं, जबकि क्लोरहेक्सिडीन और क्यूएसीज जो है वो जर्मिनेशन स्टेज के बाद जो आउट ग्रोथ का फेज़ आता है उसको इनहिबिट करते हैं. इसके अलावा ग्लूटाराल्डिहाइड एट लो कंसंट्रेशन इज एन इफेक्टिव इनहिबिटर ऑफ बोथ स्टेज यानी जर्मिनेशन स्टेज भी और आउट ग्रोथ स्टेज भी. ड्यूरिंग जर्मिनेशन several degradative changes occur in the spore, for example loss of dry weight, decrease in optical density, loss of dipicolonic acid, increase in stainability, increase in oxygen consumption, whereas biosynthetic process RNA, DNA
प्रोटीन सेल वॉल सिंथेसिस बिकम अपेरेंट ड्यूरिंग आउटग्रोथ। जर्मिनेशन के बाद जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस इस बैक्टीरिया में डेवलप होते हैं, डिग्रेडेशन प्रोसेस जो कि स्पोर के लिए चाहिए थे, लाइक ड्राई स्पोर ड्राई होते हैं तो वो ड्राई वेट ख़त्म होना शुरू हो जाता है, ऑप्टिकल डेंसिटी वो भी कम होनी शुरू हो जाती है, डिपिकोलोनिक एसिड जो है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है, स्टेनेबिलिटी इनकी बढ़ जाती है, इंक्रीज़ इन ऑक्सीजन कंजम्पशन बिल्कुल, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, आरएनए डीएनए एक्टिवेट हो जाते हैं, इनके जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ख़ास तौर से आउट ग्रोथ स्टेज में, ताकि ये बैक्टीरियल सेल्स को मल्टीप्लाई और रेप्लिकेट कर सके। नाउ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन टू इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस और फिनोटाइपिक एडेप्टेशन टू इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस। बैक्टीरिया ग्रोन अंडर डिफरेंट कंडीशंस में शो वाइड रिस्पॉन्स टू बायोसाइट्स, यानी डिफरेंट कंडीशन में जब बैक्टीरिया को एक्सपोज किया जाएगा डिफरेंट बायोसाइट से तो उसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी डिफरेंट टाइप का होगा। फॉर एग्जांपल फैटेंड सेल्स ऑफ स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी स्टेफिलोकोकस ऑरियस में फॉस्फोलिपिड की लेयर उसकी सेल वॉल पे बढ़ा दी। ऑब्टेन्ड बाय रिपीटेड सब कल्चरिंग इन ग्लाइसरॉल कंटेनिंग मीडिया आर मोर रेजिस्टेंट टू बेंजाइल पेनिसिलिन एंड हायर फिनॉल्स, यानी स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है हमने उसको लेबॉर्ट्री में ग्लाइसरॉल कंटेनिंग मीडिया के साथ ट्रीट कराया, जिसकी वजह से इसकी स्टेफिलोकोकस ऑरियस की जो सेल वॉल है वो फैट हो गई, उसमें लिपिड की क्वांटिटी बढ़ गई, जिसकी वजह से दे हैव बिकम हाईली रेजिस्टेंट टू बेंजाइल पेनिसिलिन एंड फिनॉल्स। बोथ न्यूट्रिएंट लिमिटेशन एंड रिड्यूस ग्रोथ रेट में ऑल्टर द सेंसिटिविटी ऑफ बैक्टीरिया टू बायोसाइट्स। उसकी वजह क्या हुई, यानी ये बेंजाइल पेनिसिलिन की और फिनॉल की, कि उसमें न्यूट्रिएंट्स की भी लिमिटेशन आ गई, यानी वो कम न्यूट्रिएंट्स पे भी ग्रो कर सकता था, और ये अलग बात है कि उसका ग्रोथ रेट स्लो हो गया, लेकिन बहरहाल वो ऑन दी अदर हैंड जो उसकी सेंसिटिविटी थी बायोसाइट से बैक्टीरिया की वो भी रिड्यूस हो गई। These changes in susceptibility can be considered as the expression of intrinsic resistance brought about by exposure to environmental condition। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस इस स्टेफिलोकोकस ऑरियस ने डेवलप कर ली बाय डेवलपिंग ए फैटेंड सेल्स, यानी हाई लिपिड क्वांटिटी इन देयर सेल वॉल, तो फिर अब ये रेजिस्टेंट हो गया बेंजाइल पेनिसिलिन से और फिनॉल से। These aspects assume greater importance when organism existing as biofilm are considered, और जहाँ ये बायोफिल्म बना के मौजूद होता है और एग्जिस्ट करता है और आसानी से किल नहीं होता मुख्तलिफ बायोसाइट से, तो इसका मेन रीज़न यही होता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस के किल ना होने का कि वो फैटेंड हो गया है और वो उसमें जो है वो लिपिड क्वांटिटी यानी फॉस्फोलिपिड की क्वांटिटी उसकी सेल वॉल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से पेनिट्रेशन ऑफ बायोसाइड बैक्टीरिया के अंदर मुमकिन नहीं रहा और उसकी वजह से बायोसाइडल एक्टिविटी भी कॉम्प्रोमाइज हो गई है। The physiology of bacteria existing at different parts of biofilm is affected because the cells experience different nutrient condition। अब बायोफिल्म फॉर्मेशन में जब सेल जो है किसी लेयर पर डेवलप कर लेता है अपनी बायोफिल्म, तो उसकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है या न्यूट्रिशनल कंडीशन जो है वो डिफरेंट हो जाती है। किसी न किसी सोर्स से वो कोशिश करता है कि अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करे। ग्रोथ रेट्स आर लाइकली टू बी रिड्यूस व्हेन द बायोफिल्म फॉर्म within the depth of the biofilm, and one reason being the growth limiting concentration of essential nutrients that are available। एक रीज़न ये भी है कि इसकी ग्रोथ लिमिटेड इसलिए भी हो जाती है बैक्टीरिया की कि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी भी लिमिटेड होती है। Consequently, the sessile organisms present different phenotypically from the planktonic type cells found in the liquid culture। अच्छा, अब से ये जो बायोफिल्म फॉर्मेशन यानी जो स्टेशनरी फेज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको सिसाइल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, और वो जो लिक्विड मीडिया होता है जिसमें बैक्टीरिया आसानी से मूव कर रहे होते हैं उसको हम प्लैंक्टोनिक टाइप सेल्स कहते हैं। तो दोनों की जो फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी यानी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होगी या जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो अलग अलग होंगी, क्योंकि दोनों की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो होंगी वो डिफरेंट तरीके से फुलफिल हो रही है। फ्रीक्वेंटली बैक्टीरिया विद इन ए बायोफिल्म आर लेस सेंसिटिव टू ए बायोसाइट देन द प्लैंक्टोनिक सेल्स, और ये भी देखा गया है कि बायोफिल्म में जो बैक्टीरिया होते हैं वो बायोसाइट से लेस सेंसिटिव होते हैं और प्लैंक्टोनिक सेल्स जो होते हैं वो बायोसाइट से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अनदर रीज़न फॉर दिस डिक्रीज ससेप्टेबिलिटी, यानी बायोफिल्म में ये डिक्रीज ससेप्टेबिलिटी क्यों है, इज़ द प्रिवेंशन ऑफ एक्सेस ऑफ बायोसाइट टू द अंडरलाइंग सेल्स, यानी वो क्योंकि एक के ऊपर बैक्टीरिया सेल की लेयर बना के
में मौजूद होते हैं, तो वो जो नीचे वाले सेल्स होते हैं उस वक्त उस तक बायोसाइड की जो अमाउंट वो पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से उनकी जो किलिंग जो होती है वो नामुमकिन हो जाती है। इसके अलावा द ग्लाइकोकैलेक्स as well as the rate of growth of biofilm microcolony in relation to the diffusion rate of the biocide across the biofilm can affect the susceptibility। ग्लाइकोकैलेक्स और जो ग्रोथ रेट है बायोसाइड का, बायोफिल्म का, यानी बायोफिल्म में जो बैक्टीरिया का वो हाई है कंपेयर टू बायोसाइड पेनिट्रेशन इनटू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी बायोसाइड की पेनिट्रेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में स्लो होती है, उसके मुकाबले में जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा तेज़ होता है बायोफिल्म में, और ग्लाइकोकैलेक्स भी प्रिवेंट कर रहा होता है बायोसाइड की एंट्री को इनसाइड द बैक्टीरियल साइट्स। तो ये सारे रीजंस मिलके बायोसाइड की रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे होते हैं व्हेन द बैक्टीरिया इज इन सिसाइल फॉर्म। सिसाइल फॉर्म मीन्स बायोफिल्म फॉर्म। इसके अलावा ए पॉसिबल थर्ड मैकेनिज्म इन्वॉल्व the increased production of degradative enzyme by attached cells, but the importance of this has yet to be determined। अच्छा, अब इसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसके अलावा ये बैक्टीरिया, कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो ऐसे एंजाइम बनाते हैं कि जो कि बायोसाइड को डिग्रेड कर देते हैं। जैसे कि हम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन्स में देख रहे होते हैं कि बैक्टीरिया पेनिसिलिनेज एंजाइम बनाते हैं, यानी बीटा लैक्टमेज एंजाइम, जो एंटीबायोटिक के बीटा लैक्टम रिंग को ब्रेक कर देते हैं और उससे उसकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी लॉस हो जाती है। इसके अलावा कोरम सेंसिंग भी होती है, यानी बैक्टीरियल सेल टू सेल कम्युनिकेशन बिटवीन बैक्टीरिया अपीयर टू बी एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द रेजिस्टेंस डेवलपमेंट, यानी एक बैक्टीरिया दूसरे सेल को इन्फॉर्म करता है कि ये बायोसाइड आया है और इससे रेजिस्टेंस ऐसे डेवलप कर लिया है और इससे जो है वो किलिंग इफेक्ट से कैसे बचना है। इन एडिशन इट हैज़ recently been claimed that persisters are responsible for the high resistance of biofilm cells to both biocides and antibiotics। यानी ये जो कोरम सेंसिंग है इसमें जो जीन होता है वो परसिस्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस तरह से बायोसाइड और एंटीबायोटिक से हाई रेजिस्टेंस डेवलप होने में। ये एक मेजर रीजन है परसिस्टर्स का। इसके अलावा द नॉन रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैक्टीरिया एंड बायोफिल्म, क्योंकि बायोफिल्म में बैक्टीरियल की डिस्ट्रीब्यूशन नॉन रैंडमली होती है, हैज़ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर इंडस्ट्री। क्यों? बायोफाउलिंग, करोजन, यानी बायोफाउलिंग यानी जो बैक्टीरिया जो है वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को डैमेज करके उसमें स्पेल क्रिएट कर देते हैं। एंड इन मेडिकल प्रैक्टिस में भी ये इंपॉर्टेंट है, यूज़ ऑफ इन डिवेलिंग डिवाइसेस, यानी ऐसी डिवाइसेस जो कि बॉडी के अंदर इंसर्ट की जाती हैं, विच माइट बिकम इन्फेक्टेड। जैसे एंडोस्कोपी में जो कैथेटर होता है वो लगाया जाता है, यूरिन कैथेटर लगाया जाता है। तो इस तरह की डिवाइसेस जो बॉडी में लगाई जाती हैं, इनड्वेलिंग डिवाइसेस, अगर वो कंटामिनेटेड हो इस तरह से बायोफिल्म से तो वो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कर सकती हैं। इसी वजह से ये उन्होंने कहा मेडिकल डिवाइसेस। इसके अलावा जैसे ये डायलिसिस डिवाइस होती है जिसकी वजह से क्या होगा, विच माइट बिकम इन्फेक्टेड विद इन द ह्यूमन बॉडी एंड दे आर बाय मेकिंग ट्रीटमेंट मोर डिफ़िकल्ट। और फिर वो जब वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बायोफिल्म होगी बॉडी के अंदर उस डिवाइस के साथ चली जाएगी, इन ड्वेलिंग डिवाइस के साथ, और फिर वो वहाँ पे जाके इन्फेक्शन कॉज करेगी और फिर वो इस इन्फेक्शन को ट्रीट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और फिजिशियन के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। इसके अलावा एक्वायर्ड बैक्टीरियल रेजिस्टेंस टू बायोसाइड्स। एक्वायर्ड यानी जो कि बैक्टीरिया जो है वो डेवलप करता है, यानी शुरू में रेजिस्टेंस नहीं थी। एक्वायर्ड रेजिस्टेंस टू बायोसाइड रिजल्ट्स फ्रॉम जेनेटिक चेंजेस इन ए सेल एंड अराइज बाय either by mutation or by acquisition of genetic material like plasmid or transposons from another cell, जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। एंजाइमेटिक में ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर हम स्टेबल 18.6 में देखें क्या रोल है, ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव में प्लाज्मिड ट्रांसपोसोन्स एनकोडेड इन एक्टिवेशन मर्क्यूरी कंपाउंड से रेजिस्टेंस डेवलप होती है। ग्राम नेगेटिव में मर्क्यूरी कंपाउंड और फॉर्मेल्डिहाइड में रेजिस्टेंस डेवलप होती है। इम्पेयर्ड अपटेक ग्राम नेगेटिव में होता है, वो भी प्लाज्मिड के ज़रिए होता है। QAC से रेजिस्टेंस डेवलप होती है। इफ्लक्स एक्टिवेशन, इफ्लक्स प्रोटीन एक्टिवेशन ग्राम पॉजिटिव में प्लाज्मिड कोडेड है, एनकोडेड एक्सपेल्जन फ्रॉम सेल्स। QAC से भी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है और क्लोरहेक्सिडिन से भी रेजिस्टेंस डेवलप इसमें हो जाती है। नाउ रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय म्यूटेशन। Acquired non-plasmid encoded resistance to biocide can result
व्हेन बैक्टीरिया आर एक्सपोज टू ग्रेजुअली इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए बायोसाइड। वो कह रहे हैं कि प्लाज्मिड के अलावा जो रेजिस्टेंस डेवलप होती है जब बैक्टीरिया मुसलसल डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ बायोसाइड से एक्सपोज हो रहा होता है तो फिर उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोवाइडेड बाय हाईली रेजिस्टेंट QAC रेजिस्टेंट यानी क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड रेजिस्टेंट सेरेशिया मार्सिसेंस एंड क्लोरहेक्सिडीन रेजिस्टेंट प्रोटियस मायरेबिलिस सुडोमोनास ओरिजिनोसा एंड सेरेशिया मार्सेंसिस, ये जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसे रेजिस्टेंट डेवलप करते हैं अपने जो जीन है उसमें म्यूटेशन डेवलप करके। इन व्यू ऑफ मल्टीपल टारगेट साइट्स एसोसिएटेड विद बायोसाइड एक्शन, इट इज़ अनलाइकली दैट म्यूटेशन प्लेज ए की रोल इन रेजिस्टेंस। अच्छा, क्योंकि ये वाले जो बायोसाइड्स हैं, QAC की बात करें, क्लोरहेक्सिडीन की बात करें, क्योंकि इसके बैक्टीरिया के अंदर मल्टीपल टारगेट साइट्स हैं बायोसाइडल एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ म्यूटेशन ही प्ले कर रही है रेजिस्टेंस डेवलप करने में, बल्कि म्यूटेशन के अलावा भी और मैकेनिज्म मौजूद होंगे जो रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे होंगे। लेकिन बहरहाल ये जो म्यूटेशन डेवलप हो रही है, इट इज़ वन ऑफ द रीजन्स विच might contribute in the development of resistance against the biocide. Now the next is the plasmid coded resistance or resistance to cation and ani. Among the enterobacteriaceae यानी enteric bacteria, plasmids may carry genes. plasmid में वो जीन होता है specifying resistance to antibiotics. उसमें वो जीन में ये इंफॉर्मेशन होती है कि इस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस कैसे डेवलप करनी है। एंड इन सम इंस्टेंसेस टू मरकरी, और बाज़ दफ़ा ये इन्फॉर्मेशन भी होती है उस जीन में कि मरकरी जो कंटेनिंग बायोसाइड है उससे कैसे रेजिस्टेंस डेवलप करनी है, ऑर्गेनोमरकरी से कैसे करनी है, एंड अदर कैटायंस एंड सम एनाइड्स। मरकरी रेजिस्टेंस इज़ इंड्यूसेबल, और ये इंड्यूसेबल भी है, एंड इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग और टॉलरेंस, यानी वक्त के साथ नहीं बल्कि ये इंड्यूसेबल भी होती है। इसके अलावा ट्रांसपोसोन की अगर हम बात करें, इसमें नंबर 501 है, कन्फरिंग मरकरी रेजिस्टेंस। इसके जीन में यानी इस जीन में या प्लाज्मिड में ये इन्फॉर्मेशन होती है मरकरी रेजिस्टेंस की, जिसको बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया है। इसके अलावा प्लाज्मिड्स कन्फरिंग रेजिस्टेंस टू मरकरी आर ऑफ टू टाइप्स, नैरो स्पेक्ट्रम कन्फरिंग रेजिस्टेंस टू Hg2 एंड फ्यू स्पेसिफाइड ऑर्गेनोमर्क्यूरियल्स। इसके अलावा ब्रॉड स्पेक्ट्रम ट्रांसपोसॉन्स जो होते हैं एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू दोज इन वन, यानी ये जो मरकरी Hg2 और ऑर्गेनोमर्क्यूरियल ये प्लस ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड, इसके अलावा और जो इसके अलावा ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स है उससे जो बायोसाइड्स हैं उससे रेजिस्टेंस डेवलप होती है। इसके अलावा प्लाज्मिड मीडिएटेड रेजिस्टेंस टू सिल्वर सॉल्ट्स भी यूज़ होते हैं एज ए बायोसाइड। तो प्लाज्मिड मीडिएटेड रेजिस्टेंस सिल्वर सॉल्ट से भी डेवलप होती है, इज़ ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस in the hospital environment because silver nitrate and silver sulfadiazine may be used topically, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर सल्फाडायजीन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है टॉपिकली फॉर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन इन सीवियर बर्न्स। खासतौर से बर्न पेशेंट में ये सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर सल्फाडायजीन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्किन पे, ताकि बर्न इन्फेक्शन से पेशेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। और इसमें जो है वो ये सिल्वर नाइट्रेट के से जो रेजिस्टेंस डेवलप होती है वो प्लाज्मिड मीडिएटेड रेजिस्टेंस होती है। इट हैव बीन इंक्रीज रेलेवेंस इन द फ्यूचर अराइजिंग फ्रॉम द यूज़ ऑफ सिल्वर कोटेड कनेक्टर्स इन कैथेटर सिस्टम्स, यानी वो कैथेटर यानी वही इन ड्वेलिंग डिवाइसेस जो हैं अगर उस पर सिल्वर कोटिंग कर दी जाए तो शायद उस पर बायोफिल्म डेवलप ना हो सके, और फिर उस तरीके से वो जब बॉडी में एंटर हो कैथेटर तो फिर वो इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सके। लेकिन ये फ्यूचर में ये चीज़ शायद डेवलप होके हमारे पास आ जाए। सिल्वर रिडक्शन इज़ नॉट ए प्राइमरी रीज़न रेजिस्टेंस मैकेनिज्म एज सेंसिटिव एंड रेजिस्टेंस सेल्स कैन इक्वली कन्वर्ट Ag+ टू मेटालिक सिल्वर। इसके अलावा सिल्वर की रिडक्शन जो है वो ही एक रेजिस्टेंस मैकेनिज्म बैक्टीरिया में मौजूद नहीं है, बल्कि सिल्वर की जो Ag+ फॉर्म है उसकी वो मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट होने से भी वो इनएक्टिवेट हो जाता है, यानी उसकी बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। तो ये भी एक सेल जो है वो डिफरेंट एंजाइम के ज़रिए Ag+ को यानी इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म को मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट कर देता है, जिससे वो फिर उसकी जो सिल्वर की जो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है या बायोसाइडल एक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरी, सिल्वर को रिड्यूस कर दिया जाए,
रिडक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, उससे भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे उसकी बायोसाइडल एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। वो कैसे होगी? डेफिनेटली बैक्टीरिया रिडक्टेज एंजाइम बनाएगा। इसके अलावा कुछ और एंजाइम जो उसको मेटालिक सेलुलर में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह से फिर जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है। तो ये एंजाइम कौन बनाएगा? बैक्टीरिया बनाएगा, ताकि वो सिल्वर से अपने आप को रेजिस्टेंस डेवलप कर सके। इसके बाद है रेजिस्टेंस टू अदर बायोसाइड, बट दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।